नदी की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। चेतना अपने माता पिता के साथ ढोलकपुर नामक गांव में रहा करती थी। तब वो बहुत गरीब थे। चेतना की माता घरों में काम करती थी, जिससे वो 2 पैसे कमा पाती थी, और चेतना के पिता रात दिन मजदूरी करके कुछ पैसे कमाते और अपना घर खर्च चलाते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चेतना के घर में बहुत गरीबी थी। यहाँ तक कि चेतना के घर के हालात इतने खराब थे कि कभी कभी वो बिना खाना खाए रात को सोया करते थे, जिस कारण चेतना बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन चेतना एक बहुत समझदार लड़की थी, जो हमेशा अपने माता पिता को सपोर्ट करती थी और उन्हें मोटिवेट करके आगे बढ़ाया करती थी। ऐसी ही एक दिन चेतना की माँ बहुत ज्यादा उदास होती है। इतनी गरीबी में हम कैसे गुजारा करेंगे? मेरे 2 पैसे कमाने से और आपके कुछ पैसे कमा लेने से हमारे इस घर का गुजारा नहीं होगा, और फिर हमारी इस गरीबी में हमारी बेटी तक भूखी सोती है। मैं अपनी बेटी का भविष्य बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन इस गरीबी में मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं उसे स्कूल भी नहीं भेज पा रहा। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी उसे स्कूल भेजूंगा। दोनों माता पिता ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चेतना कमरे में आती है और कहती है, माँ, आप मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो, और पिताजी, आप मेरे लिए दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हो, क्योंकि आप दोनों ने मेरे लिए हर वो कोशिश की है जो आप कर सकती हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं कि हम गरीब हैं और कभी कभी भूखे सोते हैं। ये सब तो जिंदगी के खेल हैं। और अमीर गरीब इस दुनिया में 2 ही तरीके के लोग रहते हैं। कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब है। हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और बल्कि अपनी मेहनत और लगन के साथ हमें अपनी गरीबी को दूर करना चाहिए, ताकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह रह सके। तू मेरी बहादुर बेटी है। तू कभी भी इस गरीबी से नहीं डरती, लेकिन तेरे माँ बाप इस गरीबी से हार चुके हैं बेटा। अब हम क्या करें तू ही बता। खाने के लिए घर में एक अनाज का दाना तक नहीं है। अपने पिता की बातें सुनकर चेतना समझ जाती है कि घर में गरीबी के हालात बहुत बुरे हैं, और उसके दोनों माता पिता अपनी इस गरीबी से परेशान हो चुके हैं। जिसके बाद चेतना वहाँ से उठती है और गांव के बड़े घरों में काम की तलाश में जाती है, और पूरा दिन काम ढूंढने के बाद उसे 2 घरों में काम मिल जाता है। इसके बाद चेतना अगले दिन अपनी माँ के साथ दोनों घरों में जाती है और वहाँ पर काम करना शुरू करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर खूब काम करती हैं और उन्हें खूब अच्छा पैसा मिलता है। अब धीरे धीरे उनके घर के हालात ठीक हो जाते हैं और वो अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन चेतना के पिताजी रात दिन मजदूरी करने के कारण थक जाते हैं, और बहुत दिनों से कुछ ना खाने की वजह से चेतना के पिताजी बहुत कमजोर हो जाते हैं, और उस कमजोरी के कारण वो कोई काम नहीं कर पाते, और वो काम से घर लौटते हैं तो सीधा आराम करने लगते हैं। अपने पिता को ऐसा देखकर चेतना के दिमाग में सवाल पैदा हो जाते हैं, और फिर वो अपने पिताजी से बोलती है, पिताजी, अब माँ और मैं मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और घर के हालात भी ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। कुछ हुआ है क्या पिताजी? आप सीधा आराम करने के लिए लेट गए। पता नहीं बेटा, मुझे कुछ थकान महसूस हो रही है, और आज तो मुझसे ढंग से काम भी नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि अब मैं आगे मजदूरी का काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो कोई बात नहीं पिताजी, आपको मजदूरी का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ और मैं मिलकर खूब पैसा कमाएंगे और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद आप कोई हल्का फुल्का काम ढूंढ लेना। चेतना अपने पिता को समझाकर आराम करने देती है, लेकिन चेतना के पिता की तबीयत जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे और ज्यादा बिगड़ने लगती है। ये सब देखकर चेतना और उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सीधा उन्हें अपने साथ अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ जाकर पता चलता है कि चेतना के पिता अब ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे।
और शायद वो जल्द ही इस दुनिया से चले जाएंगे। डॉक्टर की ये सारी बात सुनने के बाद चेतना और उसकी माँ अपने पिता का खूब ख्याल रखते हैं और रात दिन उसकी सेवा में लग जाते हैं। जैसे तैसे वो दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे कमाते। वो सारा पैसा उनकी दवाई में लग जाता। लेकिन चेतना हार नहीं मानती और वो अपना दिमाग चलाती है और 2 घरों में वो खुद अकेले काम करती है और 2 में अपनी माँ से काम करने को कहती है। इस तरीके से चेतना के पास अच्छा खासा पैसा आ जाया करता था, जिसकी वजह से वो अपने पिताजी की दवाई ले लिया करती थी और उन्हें टाइम से सारी दवाइयाँ खिलाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, लेकिन चेतना के पिता की तबीयत ठीक होने की जगह खराब होती चली गई और एक दिन चेतना के पिता इस दुनिया से चल बसते हैं, जिसके बाद चेतना और उसकी माँ रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं। लेकिन कुछ समय बाद चेतना अपने आप को पहले की तरह मजबूत बना लेती है और एक बेकरी की दुकान खोलने का सोचती है। चेतना लोगों के घरों में काम करके कुछ पैसे इकट्ठा करती है और उनसे एक बेकरी की दुकान को ले लेती है। चेतना को हमेशा से ही केक बनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो अपनी इस गरीबी में कभी भी अपने माता पिता से बेकरी की दुकान खोलने का जिक्र नहीं करती। लेकिन उसके पिता के चले जाने के बाद वो अपनी बेकरी की दुकान खोलती है और उस बेकरी में रात दिन मेहनत और लगन के साथ काम करती है और ढेर सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर केक बनाती है। इतने सुंदर सुंदर केक गांव में पहली बार लोगों ने देखे थे और चेतना की दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, जिसके बाद चेतना की अच्छी खासी इनकम हो जाती थी और वो अपनी माँ को आराम देने का सोचती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चेतना अपनी माँ को घरों में काम करने के लिए अब मना कर देती है और फिर वो अपने साथ अपनी माँ को भी अपनी बेकरी के काम में लगा लेती है। देखो माँ, इस साधारण से केक बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और मुझे इतना सारा मुनाफा होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अब मैं सोच रही हूँ कि आप घरों में जाकर काम मत किया करो, क्योंकि पिताजी उस गरीबी में काम करते रहे और जिस कारण वो बीमार पड़ गए। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो जो मेरे साथ खड़ी हो। बेटा, तेरी दुकान बहुत अच्छे से चल रही है। काश ये दुकान हमने पहले खोल ली होती। कोई बात नहीं माँ, अब हमारे पास खूब पैसा है तो हमें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। चेतना और चेतना की माँ को ये सब बातें करता सुन रहा पास में खड़ा एक हट्टा कट्टा आदमी उनकी दुकान खरीदना चाहता था और वो कैसे भी करके उनकी दुकान को बंद करवाना चाहता था, ताकि गली के नुक्कड़ में उसकी दुकान जोरों शोरों से चल सके, जो चेतना के केक की वजह से नहीं चल रही थी। वो हट्टा कट्टा आदमी चेतना के दुकान के मालिक का पता लगाता है और वो मालिक से मिलकर वो दुकान खरीद लेता है, जिसके बाद चेतना के पास अब कोई भी चारा नहीं बचता और उसे वो दुकान महीने होने से पहले ही छोड़नी पड़ती है। चेतना की दुकान के केक खाने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे, लेकिन दुकान बंद होने के बाद चेतना के केक का इंतजार लोग कई महीनों तक करते हैं। लेकिन चेतना की दुकान अब परमानेंट बंद हो चुकी थी और ये सब देखकर चेतना बहुत परेशान हो जाती है और रोते रोते नदी के किनारे पहुंचती है। पहले ही जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ थी, अब मुश्किलों ने हमें हर जगह से घेर लिया। इतनी मुश्किल से मेरी केक की दुकान चलना शुरू हुई थी कि पता नहीं किसकी नजर लग गई और उस आदमी ने मेरी दुकान खरीद ली। अब मैं कैसे दुकान चलाऊंगी? मेरा तो इतना सारा सामान रखा है, वो सारा सामान वेस्ट हो जाएगा। चेतना जोर जोर से रो रो कर ये सारी बातें कर रही होती है कि तभी नदी में से अचानक आवाज आती है और नदी चेतना से कहती है, क्यों रो रही हो बेटी? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम एक बहादुर और समझदार लड़की हो। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे उस नुकसान को वापस से ठीक कर सकती हूँ। ये लो,
ये जादुई लिपस्टिक। इस जादुई लिपस्टिक को तुम अपने लिप्स पर लगाकर जो भी बोलोगी वो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। क्या सच में जादुई लिपस्टिक जैसी भी कोई चीज होती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। धन्यवाद नदी जी। चेतना नदी को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। चेतना घर पहुँचती है और अपने कमरे में जाकर उस लिपस्टिक को अपने लिप्स पर लगाती है और सबसे पहले अपनी बेकरी की दुकान मांगती है। हे जादुई लिपस्टिक, मेरी बेकरी की दुकान वापस से मुझे दे दो। चेतना के इतना कहते ही चेतना के लिप्स पर लगे लिपस्टिक में एक सुनहरी सी रोशनी निकलती है और सीधा चेतना के घर के सामने जाकर रुकती है और चेतना की एक बेकरी की दुकान खुल जाती है। ये सब देखकर चेतना बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये तो सच हो गया। ये लिपस्टिक तो सच में एक जादुई लिपस्टिक है। अब मैं जादुई लिपस्टिक के सहारे अपने हर एक काम किया करूंगी और गरीबों की भी मदद किया करूंगी, क्योंकि जो हालात मेरी फैमिली और मैंने देखे हैं वो हालात कोई और बच्चा ना देखे। चेतना की बेकरी की दुकान खुल जाती है और चेतना पहले की तरह अपनी माँ के साथ मेहनत और लगन के साथ उस दुकान में खूब काम करती है। इतना अच्छे से काम करती है कि लोग दूर दूर से उसके केक खाने आया करते थे और ऐसे ही धीरे धीरे चेतना का बहुत अच्छा काम चलने लगता है और चेतना को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई लिपस्टिक की मदद लेकर अपनी हर इच्छा पूरी कर लेती और इस तरह चेतना और चेतना की माँ की जिंदगी आसान हो जाती है और वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नाम के गांव में ज्योति अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी के साथ एक केक बेकरी पर केक बनाने का काम किया करती थी। ज्योति के हाथ के केक बहुत दूर दूर तक बिकते थे। ज्योति को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा केक की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती थी। ज्योति के पड़ोस में एक और घर था जिसमें पिंकी रहती थी। पिंकी और उसकी माँ भी केक बेकरी चलाया करते थे, लेकिन उन्हें अपने काम से प्यार नहीं था, इसलिए उनके केक अच्छे नहीं बनते थे। अपनी दुकान ना चलने के कारण पिंकी ज्योति से बहुत जलती थी। काश ये ज्योति किसी तरह से मर जाए, फिर सभी लोग हमारी केक की दुकान पर ही केक का ऑर्डर देने आया करेंगे। पता नहीं ये कलमोही मेरी जिंदगी में गले की हड्डी बनकर कहां से आ गई। ज्योति के केक की बेकरी हमारे बराबर में होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता। जब से ये दोनों यहाँ आई है तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं हो रही। पिंकी बेटी, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं उन पर नजर रखा कर। शादियों का सीजन आने वाला है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक मैडम आती है। पिंकी ने उस मैडम को अपनी खिड़की से देख लिया। वो तुरंत ही भागकर उस मैडम के पास गई। सुनिए, क्या आप केक का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी माँ बहुत अच्छे केक बनाते हैं। हाँ, मैं केक का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं ज्योति नाम की लड़की को ढूंढ रही हूँ। सुना है उसके हाथ के केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी और लजीज होती हैं। क्या तुम मुझे ज्योति के केक की बेकरी का पता बता सकती हो? मैडम, यहाँ तो कोई ज्योति नाम की लड़की रहती ही नहीं है। आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप हमारे स्टोर से केक ले लीजिए ना, हमारे केक भी बहुत ही टेस्टी और लजीज होती हैं। वो शहरी मैडम पिंकी की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे चलकर उनको ज्योति की केक बेकरी दिखाई दे जाती है। मेरा नाम रूपा है। मेरी शहर में एक बहुत बड़ी केक की दुकान है। मैंने तुम्हारे हाथों के केक के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे साथ मेरी दुकान पर चलकर काम करना पसंद करोगी? वहाँ मैं तुम्हें मुंह मांगे रकम दूंगी और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। नहीं मेम साहब, मैं अपना गांव छोड़कर नहीं जा सकती। आप चाहे तो मुझे यहीं पर ऑर्डर दे सकती हो। मैं आपका ऑर्डर शहर भिजवा दिया करूंगी। ठीक है, तुम्हारे हाथ के केक के बारे में मैंने बहुत सुना है, इसलिए मैं तुम्हें 100 केक का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 100 केक कितने दिनों में रेडी करके दे दोगी? 100 केक बनाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी ऑर्डर पूरा होने के बाद दूंगी। रूपा ज्योति को आधे पैसे एडवांस देकर चली गई। पिंकी कान लगाकर ज्योति की सारी बातें सुन रही थी। पिंकी अपने घर जाती है और अपनी माँ से कहती है,
माँ, ज्योति ने उस शहरी मैडम को अपनी बातों में फंसाकर 100 केक का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये ज्योति और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाते हैं। लेकिन बेटी, हमें किसी भी हालत में ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तो एक काम करना। पिंकी की माँ ने पिंकी के कान में कुछ कहा और उसे पूरा प्लान बताया। वहीं दूसरी तरफ ज्योति दिन रात मेहनत करके ज्योति और उसकी माँ ने 100 केक का ऑर्डर पूरा कर दिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। 100 केक पूरे हो चुके हैं और हमारे पास अभी भी 2 दिन का समय है। माँ, हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं ना, चलो आज वाटर पार्क घूमने चलते हैं। ज्योति और उसकी माँ वाटर पार्क घूमने चले गए। तभी पिंकी छत से ज्योति की बेकरी में घुस गई और उसने सारे केक में आग लगा दी। अब आएगा मजा। शाम हो जाती है। ज्योति और लक्ष्मी जब घर लौट रहे होते हैं तब तक सारे केक जलकर राख हो चुके थे। ज्योति जैसे ही अपनी दुकान से धुआं निकलता हुआ देखती है, ज्योति और उसकी माँ रोने लगी। देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो जाती है। थोड़ी देर बाद पिंकी और उसकी माँ सहानुभूति दिखाने उसके घर पहुँचे। ज्योति, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट की वजह से तुम्हारी बेकरी में आग लग गई होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो, जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। अगले दिन वो शहरी मैडम ज्योति के घर आ जाती है। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था, पर पता नहीं कल कैसे हमारे बेकरी में आग लग गई और सारे केक जलकर राख हो गए। तुम झूठ बोल रही हो, मुझसे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो उसी आग में जलकर राख हो गए मैडम। क्या? तुम्हें क्या कह रही हो? मेरे सारे पैसे जल गए? परंतु इतनी बड़ी बेवकूफी तुम कैसे कर सकती हो? मुझे तो लगता है कि तुम एक होशियार लड़की हो। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ, चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने ज्योति और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। ज्योति और उसकी माँ रहने के लिए पिंकी के घर मदद मांगने पहुँचे। पिंकी, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं ज्योति बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम 2 ही इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौट के मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। ज्योति और उसकी माँ बेघर होकर भटकने लगे। माँ, जंगल में चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में कुछ फल खाकर काम चला लेंगे। ज्योति और उसकी माँ अपनी किस्मत पर रोते रोते जब जंगल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जंगल में बैठे तपस्या कर रही है। तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या मेरी तपस्या भंग करने आए हो? नहीं दादी जी, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। ज्योति ने बूढ़ी दादी को सारी बात बताई। बूढ़ी दादी को ज्योति पर बहुत तरस आया। तो तुम दोनों किस्मत के मारे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। बूढ़ी दादी ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से ज्योति को एक केक दिया। कोई बात नहीं बेटी, तू रो मत और भगवान पर भरोसा रख। वैसे बेटी, मैं खुद भी बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुझे पैसे दे सकूं और मैं बूढ़ी हूँ, मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर सकती। पर मेरे पास एक जादुई केक है जिससे तुम अपनी आवश्यकता अनुसार सोने के सिक्के ले सकती हो। क्या बूढ़ी दादी, एक जादुई केक? परंतु दादी जी, वो जादुई केक अपना जादू कैसे दिखाएगा? अगर सच में वो जादुई केक है तो दादी जी, वो जादुई केक आपके पास कैसे आया? बेटी, तुम सच में बहुत नादान और मासूम हो, परंतु जब तुम मेरा असली रूप देखोगी तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत एक परी में बदल जाती है। अपने सामने परी को देखकर ज्योति और लक्ष्मी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ज्योति परी से कहती है, अरे आप तो एक परी हो जो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करती है, और मुझे लगता है इसलिए ही आपने हमारी भी सहायता की है ना? हाँ ज्योति, तुमने सही कहा। मैंने इसलिए तुम्हारी सहायता करी है क्योंकि तुम बहुत दयालु और नेक लड़की हो। अच्छा, तो तुम्हें जब भी इस जादुई केक से सोने के सिक्के चाहिए होंगे तो बस तुम इसे एक मंत्र बोल देना। वो मंत्र है,
केक केक जादुई केक, दिखा अपना कमाल। तुम्हारे इतना कहते ही वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के आ जाएंगे। इतना कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और उस दिन के बाद ज्योति उस जादुई केक की मदद से न केवल एक घर खरीदती है बल्कि शहर में एक बहुत बड़ी केक की दुकान भी खोल लेती है और अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती है।